हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स रिकॉर्ड रॉबस्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 15.9% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रेडिट डिमांड। ऑब्वियसली देखो, जब क्रेडिट की आपके लोन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, लोगों को पैसा चाहिए, लोग यूनिट्स लगाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अगर बढ़ते हैं, यही आपके अगर पर्सनल लोन बढ़ते हैं तो इसका मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं। और देखो, हर बार मैंने आपको समझाया है, जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो सप्लाई सेम लेवल पे बढ़ाने के लिए लोग और यूनिट्स लगाते हैं, जिससे जॉब्स और बनती हैं। तो ये सब कुछ सर्कल आपको हमेशा पता होना चाहिए। चलिए, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो आपके आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं। तो देख लेते हैं इनका पूरा परफॉर्मेंस एक बार। सो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट आपका मार्च 2026 में है टोटल हमारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, हमारी बैंकिंग सिस्टम का 212.9 लाख करोड़ रुपीज़ है। एंड ऑब्वियसली देखिए, ईयर ऑन ईयर हम लोग 15.9% के ग्रोथ के साथ हैं। बेसिकली ये सर्च क्यों आया है, देखो आपका हमें पता ही है कि रेपो रेट आपका पिछले पूरे साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें नीचे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जो भी लोन्स थे उनके इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहे हैं। और उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार जब इतनी स्कीम्स दे रही है, मानो सरकार 50% देती है, तो अपनी जो बाकी कंपनीज हैं जो भी यूनिट्स लगा रहे हैं वो लोन लेके बाकी लगा रहे हैं, बाकी पैसे बूस्ट पंप कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। उसकी वजह से भी आपका कैपिटल ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। देन इसके साथ साथ आपका ग्रोथ किन ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हुआ है, चाहे मैं सर्विसेज, पर्सनल लोन, हर किसी की बात करूँ, ये नहीं है कि एक ही सेक्टर में देखने को मिला है। एंड इसके साथ साथ सेक्टर वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। सर्विसेज में आपका 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, जिसमें बेसिकली आपके एनबीएफसी, ट्रेड, कमर्शियल रियल एस्टेट में ज़्यादा आपके लोन्स दिए गए हैं। देन पर्सनल लोन्स में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 26 का ही डेटा देखेंगे, ज़्यादा ज़रूरी वो है। सो 16.20% का ग्रोथ देखा गया है, जिसमें आपके व्हीकल लोन, गोल्ड लोन्स, स्टडी हाउसिंग क्रेडिट बढ़ा है। एग्रीकल्चर में भी 15.70% का ग्रोथ है, जिसमें आपका रूरल डिमांड, और देखो रूरल क्रेडिट ऑब्वियसली उसको फॉर्मल बनाया जा रहा है जिससे मनी लेंडर्स खत्म हो सके। देन इंडस्ट्री, उसमें भी 15%, तो मतलब मोटा मोटा देखो 15 से 19% के बीच में ही सब में ग्रोथ देखा गया है हर आपके सेक्टर में। देन एमएसएमई का भी अगर हम लोग देखें तो 33.1% से क्रेडिट ग्रो हुआ है। देखो ऑब्वियसली एमएसएमईज इतना उठा रहे हैं, इससे ना पता भी लगता है कि सरकार की स्कीमें कामयाब भी हो रही हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 21.7% से ग्रो हुआ है, और इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बेसिक मेटल्स की नीड की वजह से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। चलिए, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑब्वियसली जब क्रेडिट ग्रो हो रहा है तो यानी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। एंड ग्रोथ देखिए, इसका मतलब इज सपोर्टेड बाय वेल कैपिटलाइज बैंकिंग सिस्टम। और देखो, जब ऑब्वियसली फॉर्मल सिस्टम से लोन लेंगे तो आपके रेट, इंटरेस्ट रेट भी लोअर रहते हैं और लोग ना डेट ट्रैप में नहीं फंसते हैं। और इवन कि हम एनपीएस भी देख रहे हैं कि हमारे काफ़ी कम हुए हैं। देन और देखो, जब बिजनेस उठेगा तो क्या होगा, आपका जॉब भी क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोग और डिमांड करेंगे, जिससे और हमें सप्लाई बढ़ाने के लिए यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये जो आपके ग्रोथ फिगर्स होते हैं, एक बात याद रखिए, सो दे आर बेस्ड ऑन क्रेडिट ऑफ टेक एज ऑफ April 4, 2025 अगेंस्ट March 31, 2026। एंड आपके जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट आपका पिछले साल 2025 में पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब ये पूरी रिपोर्ट बनी है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रूव्स वाइबिलिटी प्लान 2.0 फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। तो उन्होंने पूरा प्लान दिया है जो आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, जो आपका पिछला साल था, टू फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक रहेगा। तो देखिए 2.0 है, इससे पहले 1.0 जो आपका था वो भी 3 साल का था, 21-22 से 24-25 तक का था। चलिए, पिलर्स अब इस प्लान के क्या रहेंगे। नए जो 2.0 प्लान है उसको 4 पिलर्स पे उन्होंने किया है। सबसे पहले ऑपरेशनल एक्सीलेंस लाना, एसेट क्वालिटी यानी एनपीए कम करना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना और ग्रोथ करना उनकी। तो इसमें 30 उन्होंने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बताए हैं, जिसमें आपका कैपिटल, रिस्क एसेट रेशो, एनपीए रेशो, रिकवरी परफॉर्मेंस सब कुछ आ जाता है। देन इसके साथ साथ इस प्लान में एक स्ट्रैटेजिक गोल भी रखा गया है कि डिजिटल एडॉप्शन बढ़ानी है आपके आरआरबीज़ में, क्योंकि देखो ये क्या है, ये रूरल एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पे अभी भी लोग जो हैं वो थोड़ा, उनको पता नहीं है, वहाँ डिजिटल इलिटरेसी है और लोग अवेयर भी नहीं है, तो वहाँ पर डिजिटल एडॉप्शन अभी भी हमें बढ़ानी है। देन क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को बढ़ाना है,
और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स भी आपकी बेसिकली आरआरबीज के थ्रू ही पुश की जाती हैं। और देखिए एज ऑन डेट ना इंडिया में, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत आपको पता है आरआरबीज की हुई थी, पहले ढेर सारे होते थे, अब वन स्टेट वन आरआरबी कर दिया था, लोगों में बल्कि इनका रिलीज हुआ था। सो 28 आरआरबीज आपके हो चुके हैं। अब हर आरआरबी को सेम लोगो ही ऑल ओवर इंडिया एक ही लोगो आपका चलता है। चलिए आरआरबीज को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपके जब देश के बिल्कुल कहते हैं ना नुक्कड़ हर कोने तक बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली रूरल एरियाज में पहुंचाने के लिए आपके आरआरबीज बने थे। हिस्ट्री देख लेते हैं तो नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट जो आपकी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन पर आपके आरआरबीज आए थे और फिर आरआरबी एक्ट 1976 आपका पास हुआ था। पहला आपका प्रथमा बैंक था आरआरबी, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर था, और इसे स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। तो हर आरआरबी का ना स्पॉन्सर बैंक भी होता है। देन आरआरबी में आपके ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। इसके साथ साथ एवोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो आपका, मैंने पहले भी बताया था, कंसोलिडेशन ड्राइव हुई थी 96 से नंबर आपके 28 किया गए हैं, कि सिर्फ 28 आरआरबीज आपके अब रह गए हैं हमारी कंट्री में। देन देखिए अभी भी आपका नेटवर्क बहुत वास्ट है, इतना कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रांचेस तो देखो ऑब्वियसली 196 की सारी हैं ही हैं। सो 22,966 ब्रांचेस नेशन वाइड आरआरबीज की हमारे हैं। थोड़ी इनकी करंट फिजिकल हेल्थ भी, फाइनेंशियल हेल्थ भी देख लेते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपके आरआरबीज प्रॉफिटेबल हैं। ऑब्वियसली देखो अब प्लान 2.0 के अकॉर्डिंग और बढ़ाना है। सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 7,571 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका। एंड आपका अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी गया है, तो इसमें अभी तक इसका प्रोविजनल फिगर्स आ चुकी हैं, तो 7,160 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहेगा। फर्स्ट 9 मंथ्स में इतना था, तो मतलब अभी देखो जब फुल आपके ईयर की फिगर्स आएंगी तो वो तो और ज़्यादा आएंगी। देन इनका जो CRAR रेशो है, ऑब्वियसली कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो 15% है। मतलब देखो आपके जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए मैंडेटेड पॉलिसी 9% की हुई है, पर आरआरबीज के लिए हायर रखी गई है बाय RBI। सो 15% अप्रॉक्सीमेटली स्टैंड कर रहा है, बहुत अच्छा है ये अमाउंट। और NPAs भी अब नीचे हो रहे हैं, 5.6% जा चुके हैं। ऑब्वियसली और गिनाना ज़रूरी है। देन अब सारे आरआरबीज में आपका CBS सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम लागू हो चुका है। मतलब सोचो ये बाकी बैंक्स में आपके कब से था और इनमें अब आया है। एंड UPI, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, अब सब कुछ आरआरबीज के थ्रू भी पुश किया जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। तो देखो कैबिनेट ने ना बहुत अप्रूवल्स दिए हैं, अगर आपने कल का PI भी देखा था। सो आज हम सारे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो स्कीम होती है ना, ये बेसिकली ना जब भी अगर कोई भी ऐसा कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाता है सिचुएशन, जहाँ पे लगता है सरकार को कि हाँ जो क्रेडिट है बिजनेसेस का वो टाइम पे नहीं चुका पाएंगे, उनके बिजनेस को हार्म हो सकता है, जैसे आपके कोविड टाइम में भी हुआ था, तो वो एक तरह से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम निकालते हैं। अब ये 5th वर्जन है, 5.0 उन्होंने निकाला है। और ये आपके MSMEs और एयरलाइन सेक्टर के लिए निकाला गया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से जो दिक्कतें हुई है। देन इसमें क्या है, आपका टारगेट रहे सरकार का कि टोटल एडिशनल क्रेडिट फ्लो करना है ऑफ 2,55,000 करोड़ रुपीज़। एयरलाइंस के लिए अलग से इन्होंने विंडो बनाई है कि 5,000 करोड़ रुपीज़ अलग से एयरलाइन सेक्टर को दिए जाएंगे एज गारंटी कवर। और गारंटी कौन सी देगी? सरकार के बिहाफ पे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ये गारंटी देगी टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब एक बात याद रखना, गारंटी ना बंदे को नहीं मिलती है, मतलब जिसने लोन लिया बोरोवर उनको नहीं मिलती है। गारंटी क्या होती है? बैंक्स को दी जाती है जो इंटर्न आगे लोन देते हैं। हमेशा मैंने बताया फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम्स ऐसे ही मूव करती हैं डायरेक्टली, ये कोई DBT ट्रांसफ़र स्कीम्स नहीं होती। ये बैंक्स को या आपके जो भी बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन पे फ्लो करती है। वो अल्टीमेटली देखो लोन तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही देंगे ना। देन स्कीम में MSMEs जो हैं उनको 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगी, और नॉन MSMEs और एयरलाइंस को 90% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगी, जो भी उनका लोन अमाउंट है। मैक्सिमम सपोर्ट क्या रहेगा? सो एडिशनल क्रेडिट ऑफ अप टू 20% ऑफ पीक वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। एंड ये जो है इसकी कैपिंग की गई है
कि ये 100 करोड़ तक ही मिलेगा। तो कोई भी अगर एमएसएमई या नॉन एमएसएमई है तो उनकी जो भी वर्क पीक टाइम पे, जब उनका पूरे साल में जब भी उनका पीक होता है ना, तो उस पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड थी उसका 20% दिया जाएगा एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट। और ये बेसिकली आपका जज किस बेस पे किया जाएगा, जो Q4 था जो आपका फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो ये जनवरी से मार्च वाला पीरियड था ना इस साल का, उसके बेस पे ये कैलकुलेट करेंगे। कैपिंग है 100 करोड़ की। और यहीं अगर मैं एयरलाइन सेक्टर की बात करूं तो उसमें उनके 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट की हेल्प की जाएगी, गारंटी दी जाएगी, कैप्ड एट 1500 करोड़ पर बोरोवर। तो इनकी लिमिट काफ़ी हाई है। देन रीपेमेंट और टेन्योर स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो एमएसएमईज और नॉन एमएसएमईज के लिए 5 साल तक का टेन्योर उनको इस क्रेडिट के लिए मिलेगा, एंड जिसमें 1 साल का मॉरेटोरियम रहेगा प्रिंसिपल रीपेमेंट में, मतलब 1 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। एयरलाइन सेक्टर के लिए 7 ईयर्स रहेगा इस जो भी क्रेडिट वो लेते हैं उसको वापस करने का, और उसमें 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम उन्हें मिलेगा। गारंटी फ़ी निल है, कोई भी गारंटी फ़ी नहीं लेनी है बोरोअर्स से। देन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें जो भी एमएसएमईज, नॉन एमएसएमईज और स्केड्यूल पैसेंजर एयरलाइंस हैं जिनके अकाउंट स्टैंडर्ड हैं उन्हीं को ही मिलेगी, जिनके अभी ओवरड्यू नहीं हो गए हैं। ओवरड्यू कौन से खाते होते हैं, जिनमें कुछ भी आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट 1 दिन से भी नहीं आया है। सो ये आपके जो भी उन्होंने, और ये कब तक देखना है स्टैंडर्ड अकाउंट आपका, मार्च 31, 2026। उसके बाद हुआ है तो कुछ नहीं, मार्च 31, 2026 तक वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। स्कीम आपकी मार्च 31, 2027 तक लागू रहेगी, चलेगी। उसके अंतर्गत आप दे सकते हैं, बैंक्स दे सकते हैं लोन्स। देन इससे इम्पैक्ट क्या होगा, देखो लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की ज़रूरी है इन सेक्टर्स में, क्योंकि एयरलाइंस का हम जानते ही हैं कि इतना ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है। देन आपके एमएसएमईज में, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आपका एक तरह से वो होता है ना, रूट पे ट्रेड ही रुक गया, ऑयल, फर्टिलाइजर, कितनी चीज़ें तो वहाँ से आती थी, तो इस वजह से ये सपोर्ट स्कीम आपकी लाई गई है। Then India's direct tax revenue hits 23.40 trillion in financial year 26 with 5.12% growth as per Central Board of Direct Taxes. So ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपकी बताई गई है 5.12% की है। ये आपकी 22.26 लाख करोड़ रुपीस था, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उससे बढ़ के 23.40 लाख करोड़ का हुआ है, अगर हम जो साल गया है उसकी बात करें, यानी आपके अप्रैल 25 से मार्च 26 तक की। देन देखिए आपका जो है फाइनल अमाउंट आपके गवर्नमेंट ना टारगेट्स देती है, उन्होंने अपना रिवाइज टारगेट बजट के, आपको पता है ना रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी आते हैं, पहले बजट आता है फिर उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं, वो देखते हैं कि इतने महीनों में इतना हुआ है तो अंदाज़ा लगाते हैं। सो रिवाइज टारगेट तो ज़्यादा का था पर उससे कम कलेक्शन हुई है। सो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हाई थी, पर ऑब्वियसली यानी देखना पड़ेगा सरकार को कि उनकी एक्सपेक्टेशन कहाँ मीट नहीं हुई है। ग्रॉस जो कलेक्शन हुए हैं वो 28.12 लाख करोड़ रुपीस के हुए हैं। बाकी ये जो डिफरेंस होता है ना नेट और ग्रॉस में, वो क्या होता है, वो रिफंड्स मिलते हैं। देन पर्सनल इनकम टैक्स में आपका क्या कंपोनेंट रहा है, इनकम टैक्स मतलब आप और मैं जैसे सैलरीड लोग देते हैं या फिर कोई भी बिजनेस वाले लोग देते हैं, तो उनका 12.41 लाख करोड़ रुपीस रहा है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी से लिया जाता है उसका कलेक्शन 10.99 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी विद ₹5659.22 करोड़ आउटले फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन कॉटन एंड कॉम्पिटेटिवनेस इन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट्स। और ये स्कीम आपकी 26-27 से 2030-31 तक रहेगी। आउटले, ईयर, ये सब कुछ हमेशा याद रखा करो। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कीम के, तो 5F विजन है इनकी। फार्म से फाइबर मतलब धागा बनेगा, देन टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन, ये पूरा ये चलाएंगे स्कीम में। ये है कि फार्म से कैसे फॉरेन तक मैंने एक्सपोर्ट करना है। देन प्रोडक्शन टारगेट्स हैं इसमें कि वो 98 लाख बेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है। एंड इसमें आपका एम है टू इंक्रीज लिंट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द करंट 440 kg पर हेक्टेयर टू 755 kg पर हेक्टेयर। और इसमें 32 लाख फार्मर्स इसके अंतर्गत आपके बेनिफिट होंगे अक्रॉस 14 स्टेट्स। और क्या क्या इंटरवेंशन सरकार करेगी अब अगर इनको इतना बढ़ाना है प्रोडक्शन को। सो सबसे पहले एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आपका देखो वही ग्रीन रेवोल्यूशन वाले पॉइंट्स हैं। सीड डेवलपमेंट, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर आएंगे जो क्लाइमेट रेजिलेंट होंगे। पेस्ट भी उनको नहीं, आपके जैसे कि पिंक बॉलवॉर्म होता है कॉटन का पेस्ट ना सबसे बड़ा, वो उसको नहीं हार्म कर पाएंगे। नए प्लांटिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, क्लोजर स्पेसिंग जिससे कम स्पेस में ज़्यादा लगा सकें, यील्ड बढ़ेगी उससे। देन स्पेशलिटी कॉटन जैसे कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसको बढ़ाने की सलाह और हेल्प की जाएगी फार्मर्स की।
देन मॉडर्नाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सो आपका 2000 जो गिनिंग एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, तो पहले वो फार्म पे थे, वो फैक्ट्रीज पे आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा जिससे वो क्या करें, आपके बेटर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें। इसके साथ साथ टेस्टिंग पूरी, जैसे एक्रेडिटेशन लैब्स है ना, NABL लैब्स होती हैं सरकार की, उसमें टेस्ट भी किया जाएगा कि क्या वो जो उन्होंने बनाया है स्पिन करके कॉटन वो फाइबर, क्या वो ग्लोबल बेंचमार्किंग से मैच होता है या नहीं। देन ब्रांडिंग भी सरकार हेल्प करेगी कि कैसे आपको मार्केट में ब्रांडिंग करनी है, अपना एस्टैब्लिश करना है। देन डिजिटल मंडीज भी लगाई जाएंगी फॉर बेस्ट प्राइस डिस्कवरी। देखो प्राइस डिस्कवरी क्या होता है कि ना, आप जब मैंने पहले भी बताया कि अगर एक इंसान पंजाब में बैठा है और वो आंध्र प्रदेश में भी बेच सकता है, या आंध्र प्रदेश क्या कहीं पे भी जहाँ से उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा है ना, वहाँ वो चीज़ बेचेंगे ऑनलाइन, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड है, उसे ही हम प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करेगी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और 140 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा अक्रॉस 14 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स। और इसमें इवन की 10 आपके आईकार इंस्टीट्यूट, CSIR इंस्टीट्यूट और 10 सेंटर्स ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कॉटन, ये सब मिल के काम करेंगे, क्योंकि देखो इतना रिसर्च वर्क करना है, इतना कुछ करना है। एंड इसमें बेसिकली ये सर्कुलर इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना। सो इसमें आपके कॉटन वेस्ट रिसाइकलिंग भी की जाएगी, एंड आपका फाइबर बेस जो है डाइवर्सिफाई किया जाएगा उसको, उसमें बैम्बू बनाना, फ्लैक्स, सीसल, इन सबको भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू इंक्रीज द जज स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय 4, और अब जो स्ट्रेंथ है पहले आपकी 33 थी, अब बढ़ के 37 हो जाएगी। और ये स्ट्रेंथ में ना आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड होते हैं, इंक्लूड मतलब वो इसमें नहीं काउंटेड है, ये बात याद रखना। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मैंडेट है जिसके बेस पर ये हुआ है, तो ये अभी बिल लाए हैं, ठीक है, ये बिल आपका पास होगा पार्लियामेंट में, फिर ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 1 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके जो मेन था, जो आपके डाला गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, ठीक है, तो टोटल मिला के 8 रखी गई थी स्ट्रेंथ। लेकिन उन्होंने क्लॉज डाला था अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, क्योंकि उनको पता था कि गोइंग फॉरवर्ड ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपका पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में पास किया, जिसमें इन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाई और कहा कि आगे इसी एक्ट के अंतर्गत जब भी सरकार चाहे वो स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। और देखो जब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो एडिशनल जजेस की सैलरी है, जो भी स्टाफ और अपॉइंट करना है, उसके लिए भी आपकी परमिशन लेनी होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऑब्वियसली वो दिया जाएगा। देन ये आपका थ्रू योर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 लाया जाएगा, उसके थ्रू ये स्ट्रेंथ आपकी चेंज की जाएगी। थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। सो 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थी, 1956 में जब आपका 1956 मेन आपका एक्ट पास किया गया तब 10 की गई। देन 2019 में इससे पहली अमेंडमेंट हुई थी जिसमें 33 की गई, और अब 2026 में प्रपोज्ड बिल है कि 37 की जाए। अब चलिए ज़रूरी क्यों है, ऑब्वियसली देखो ये तो हम सबको ही पता है, पेंडेंसी इतनी है केसेस की, स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है, बैकलॉग इतना है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तो इस सब के लिए आपका स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वादीनार गुजरात अंडर द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो 435 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये फैसिलिटी आपकी लगाई जाएगी, क्योंकि देखो अभी ना हम लोग फॉरेन पे डिपेंडेंट है। देखो इंडिया ना हर उस चीज़ में काम कर रहा है इस टाइम सरकार, जहाँ पे भी हमें लगता है हमारी फॉरेन पे डिपेंडेंसी है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। सो इसमें आपका फ्लोटिंग ड्राई डॉक एक बनाया जाएगा एंड स्पेशलाइज शिप रिपेयर बर्थ बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स 2 more सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 3900 करोड़ अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। ऑब्वियसली देखो सेमीकंडक्टर्स तो इतने ज़रूरी हो चुके हैं। देन अप्रॉक्सीमेटली 3936 करोड़ का आउटले हो रहा है, और इन दो जो यूनिट्स लगाई जाएंगी 2230 स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। सो ये आपका ISM 1.0 था, उसके अंदर फाइनल 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये, उसके बाद आपका ISM 2.0 अब शुरू हो रहा है। सो अब टोटल प्रोजेक्ट्स जो आपके ISM 1.0 के अंदर अप्रूव हो चुके हैं बाय गवर्नमेंट वो 12 हो चुके हैं। अब जो नए लेटेस्ट 2 हुए हैं दैट इज़ क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड जो धुलेरा गुजरात में हुआ है। देखो मेनली तो ना सब कुछ धुलेरा गुजरात में हुआ है उसको, बल्कि सेमिकॉन एरिया हो चुका है आपका वो।
देन इसमें आपका 3068 करोड़ रुपीज़ का आउटले होगा एंड इसमें आपके बेसिकली फर्स्ट कमर्शियल मिनी एंड माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी बनाई जाएगी जो लार्ज टीवी टेबलेट स्मार्टफोन्स के लिए बनाएगी आपके सेमीकंडक्टर्स। देन आपका सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है दूसरी, जिसकी लोकेशन सूरत गुजरात रहेगी। इसमें आपका 868 करोड़ रुपीज़ का आउटले रहेगा। ये एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी रहेगी जो ईवी बैटरी मैनेजमेंट, सोलर इन्वर्टर्स, मोटर कंट्रोलर्स, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। चलिए थोड़ा आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल इसका आउटले स्कीम का 76,000 करोड़ रुपीज़ है। इसमें क्या होता है, अप टू 50% फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार देती है, पेरी पासू बेसिस, मतलब कि इक्वल बेसिस पे, इक्वालिटी बेसिस पे वो चलती है। देन आपकी इसमें अब 2.0 चलेगा। आपका यूनियन बजट 26-27 में ये आपका लाया गया है कि ISM 2.0, और इसमें आपके फोकस किया जाएगा लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल, गैसेस, केमिकल्स एंड कैपिटल गुड्स में। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ ₹365 पर क्विंटल फॉर शुगर केन फार्मर्स फॉर सीजन 26-27। तो जो नया रेट है वो आपका 365 रुपीज़ का है। ये आपका पिछले साल से 25 रुपये उन्होंने बढ़ाया है। एंड देखिए जो है आपका लो रिकवरी, मानो क्या होता है कि फार्मर्स ना, इनको इतना प्राइस तो देना ही देना है, ये सरकार फ्लोर प्राइस आपका सेट कर देती है। अब देखो जहाँ पे आपकी लोअर रिकवरी होती है, सो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि अगर आपका यील्ड कम हुआ, आपका नहीं आप इतना रिकवर करते हो, सो मिनिमम प्राइस ऑफ 324.44 पर क्विंटल आपको मिलेगा ही फॉर रिकवरी रेट्स 9.1% और लेस। और जहाँ पे रिकवरी ज़्यादा होती है वहाँ पर उन्हें आपके इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। सो फॉर एवरी 0.1% इंक्रीज इन रिकवरी अबव 10.25% फार्मर्स विल रिसीव एन एडिशनल प्रीमियम ऑफ 3.56 रुपीज़ पर क्विंटल। क्योंकि देखो शुगर केन से फिर आपकी शुगर बनाई जाती है ना, तो उसकी रिकवरी की बात हो रही है। देन जो आपका FRP है, इट इज़ 100% हायर देन ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ensuring significant profit margins for over 5 crore sugarcane farmers। चलिए हम FRP को समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए यही जानना है। सो 365 रुपीज़ पर क्विंटल उन्होंने किया है। देखो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ना मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल्स को, शुगर केन फार्मर्स को देना ही देना होता है। ये आपका शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंतर्गत सरकार डिक्लेयर करती है एंड इशूड अंडर योर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इससे पहले ना आपका स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस होता था, उसको आपका 2009 में हटा के आपका FRP लाया गया था। इसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करती है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो कमीशन उन्हें पूरा कैलकुलेट करके बताती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिक्लेयर करती है, जिसे चेयर करते हैं प्रधानमंत्री हमारे। और जो वो कमीशन है ना, वो क्या क्या देखती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, शुगर रिकवरी रेट एंड रिटर्न्स फ्रॉम बाय प्रोडक्ट्स लाइक मोलासिस एंड बेगैसेस। तो ये सब देख के फिर वो डिसाइड करती है कि कितना होना चाहिए। यूजुअली इसकी कैलकुलेशन भी आपके जो MSP होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी की तरह होती है। देन आपका एक FRP होता है और एक SAP होता है, यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। वो क्या होता है, देखो कुछ स्टेट्स ना FRP से भी ऊपर प्राइस कह देते हैं कि ये आपके लिए रहेगा। मतलब मानो अगर स्टेट आपके सेंटर ने 365 किया है, स्टेट कहेगा नहीं जी 375 है, तो फिर उस स्टेट की मिल्स को वो मानना पड़ेगा जो स्टेट ने डिक्लेयर किया है। देन इससे क्या होगा, देखो अब सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज इट इनकरेजेस फार्मर्स टू कंटिन्यू शुगर केन कल्टीवेशन। क्योंकि देखो FRP अच्छा होगा तो वो करेंगे कल्टीवेशन। क्योंकि क्यों ज़रूरी है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा रही है ना सरकार, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ज़रूरी होता है, इसी के बाई प्रोडक्ट से तो होगा। देन सेल्फ रिलायंस, तो हम क्या है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर हैं और हम रहना चाहते हैं। Then timely payments, so government has also maintained strict monitoring to ensure that sugar mills pay the farmers on time, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है कि शुगर मिल्स नहीं टाइमली पेमेंट करती हैं। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी टेक्स डिसाइसिव स्टेप इन फार्मर्स इंटरेस्ट, MSP सपोर्ट ऑफ ओवर 4,886.46 करोड़ रुपीज़। बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब एक ही क्लास में FRP MSP दोनों आपका कवर हो रहा है। चलिए मेजर बूस्ट फॉर ग्राम चिकपी इन महाराष्ट्र उन्होंने लॉन्च किया है, जो आपका राबी 25-26 का सीज़न है, उसमें अभी उनका देखा प्रोड्यूस आने ही वाला है मार्केट में, तो उसके लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है।
आपका जो क्वांटिटी है ना, तो क्या होता है एमएसपी के अंतर्गत ना, सरकार प्रोक्योर करती है एमएसपी प्राइजेस पे डायरेक्टली फार्मर्स से, और सरकार के बिहाफ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये करती है प्रोक्योरमेंट। तो आपकी क्वांटिटी को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, एंड इसके साथ साथ जो वैल्यू है सपोर्ट का, सो चिकपी के लिए वो 4816.80 करोड़ रुपीज़ उन्होंने कर दिया है। और डेडलाइन भी है वो 30 डेज से बढ़ा दी है। फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं अंटिल May 29, 2026। दूसरा उन्होंने सनफ्लावर फार्मर्स के लिए कर्नाटका में किया है डिक्लेयर, जिसमें आपका टारगेट जो है परचेज का वो 9023 मीट्रिक टन्स कर दिया है, और एमएसपी जो है वैल्यू फॉर दिस प्रोक्योरमेंट एक्सीड 69.66 करोड़ रुपीज़। और ये आपके प्राइस सपोर्ट स्कीम वही जिसके अंतर्गत एफसीआई करती है प्रोक्योरमेंट, उसके अंतर्गत ही हुआ है। चलिए एमएसपी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये भी आपका एक फ्लोर प्राइस होता है, मतलब इससे नीचे नहीं कोई खरीदेगा फार्मर से मार्केट में। देन एक तरह से उनके लिए सेफ्टी नेट होता है, क्योंकि देखो ऐसे तो अगर कंपनियां सोचो नीचे ही खरीदती जाए, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं कवर हो रहा है, तो फार्मर्स क्या खाएंगे। देन ये आपके एमएसपी हमेशा सोइंग सीजन से पहले आपका डिक्लेयर हो जाता है, जिससे फार्मर्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। इसे भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही डिक्लेयर करती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और इसमें क्या होता है, एफसीआई आपका खरीदता है इफ़ मार्केट रेट्स फॉल बिलो दी एमएसपी। देन इसमें आपकी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स आती हैं, जैसे सीरियल पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह। और एक आपका 23rd क्रॉप शुगर केन को बोला जाता है, पर उसका एफआरपी होता है, उसका एमएसपी नहीं होता। देन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, तो यूजुअली आपका चल रहा है कि आपका 1.5 टाइम्स रहता है एमएसपी ऑफ योर ए टू होता है, जिसमें सारे आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फार्मर्स के लिए जाते हैं, प्लस योर एफएल विच इज़ योर फैमिली लेबर। तो इन दोनों को ऐड करके इनका 1.5 टाइम्स लिया जाता है। सेम एफआरपी भी आपका ऐसे ही कैलकुलेट होता है। और इसमें जो है ग्रेन्स जो आपके पीडीएस के लिए ज़रूरी होती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो यहीं से आती हैं। नेक्स्ट है पाथफाइंडर, इंडियाज़ फर्स्ट एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर इन स्पेस। तो इंडिया जो है वो लॉन्च करेगी पाथफाइंडर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्बिटल डेटा सेंटर है। मतलब समझ रहे हो, अब डेटा का जो सेंटर है ना, अर्थ पे ना हो के, मतलब ज़मीन पे ना हो के घूमेगा आपके स्पेस में। इसमें आपका क्या है, सैटेलाइट जो बनेगा 2 इंडियन कंपनीज़ के कोलैबोरेशन से बनाया जाएगा। पिक्सल जो एक स्पेस टेक फर्म है, वो डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, लॉन्चिंग देखेगी। देन सर्वम एक एआई स्टार्टअप है जो एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी देगा, जो बेसिकली सैटेलाइट का जो सारा ब्रेन का काम करेगी। चलिए ऑर्बिटल डेटा सेंटर क्या होता है, तो एक देखिए ये स्केलेबल क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर सर्वर है जो स्पेस में होता है। मतलब समझ गए ना, जो सर्वर्स बड़े बड़े सर्वर फार्म्स नहीं होते जैसे गूगल और अमेजोन के हम सुनते हैं, वो यहाँ ज़मीन पे होने के बजाय स्पेस में होंगे। इसमें ऑब्वियस सेम जैसे आपके यहाँ वाले डेटा सेंटर्स में होता है ना, उसमें आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, प्रोसेस होगी, और साथ ही साथ वो डेटा सेंटर प्लैनेट को ऑर्बिट भी करेगा। ये क्यों लॉन्च किया जाता है, इससे इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हो जाएगी, हम कहीं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं करेंगे। कंट्री अपना खुद का डेटा प्रोसेस करेगी, और वो समझ रहे हो ना, आपका डेटा हैक होने का, फ्रॉड होने का, या दूसरी कंट्रीज़ उसको पता नहीं किस तरह यूज़ कर रही है, वो चीज़ बंद हो जाएगी। फीचर्स क्या रहेंगे सैटेलाइट के, तो ये 200 किलोग्राम का सैटेलाइट होगा, एंड ऑफ 2026 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। देन इसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज़ आपके यूज़ किए जाएंगे, एंड ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा भी लेके जाएगी, मतलब ये फ़ोटोज़ भी खींच के उनको भी एनालाइज किया करेगी। नेक्स्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट ओपन इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पेस टेक फाउंडेशन इन बेंगलुरु। देखो स्पेस टेक पे तो बहुत काम हो रहा है आजकल। तो पार्टनर्स कौन रहेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, आपका कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी अलॉन्ग विद सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ एमओयूज़ और भी देखिए साइन हुए हैं, और भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वो रिसर्च करेंगे इस पर सारी। देन हेलोजन कॉर्पोरेशन एंड डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ भी किया गया है फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड स्टार्टअप ग्रोथ, एंड एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस के साथ। देन ये सेंटर क्या क्या करेगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट देगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, स्पेस टेक जो भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि देखो उन पे तो स्टार्टअप लगाना आसान है, इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ से करेंगे वो लोग। देन ट्रेनिंग भी देगा उन्हें, टैलेंट को डेवलप करेगा। फिर जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा, दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट। तो ऑब्वियसली देखो
इतनी सारी आपकी दिक्कतें हैं, उनको अगर सॉल्व करने के लिए कोई सैटेलाइट हो सकता है, हमारे इंडिया में कोई ऐसा ब्रेन है जो करना चाहता है, पर उनको शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म देने के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। और इवन स्पेस बायोटेक पर भी ये स्टडी करेगा कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेस को, ह्यूमंस को, हर तरह के स्पीशीज़ को कैसे बेनिफिट कर सकती है। नेक्स्ट है झारखंड हजारीबाग टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग हब। तो आपके जो फार्मर्स हैं वो लोग एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे अब पर्ल्स उगाने के लिए, तो पर्ल्स भी आपके ग्रो होते हैं, फार्मिंग होती है उनकी। एंड देखो ऑब्वियसली हमें क्या है, मेन तो एक्सपोर्ट भी करना होता है, तो हाई क्वालिटी सब कुछ इसमें मेंटेन किया जाएगा। इवन फार्मर्स को मार्केट से भी लिंक किया जाएगा कि कहाँ इन चीज़ों को फेयर प्राइजेस पर बेचना है। एंड फिशरीज डिपार्टमेंट जो है वो इसको आपके पूरा गाइड करेगी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एंड वो पूरा देखेंगे कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल भी बनाना है पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रखना है। और विमेन आपके लेड इनिशिएटिव्स रहेगा, ज़्यादा उन पर फोकस किया जाएगा, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वो ऐसे बिजनेसेस आपके चलाएं। देन स्मार्ट फार्मिंग एट तिलैया रिजर्वर जो आपका झारखंड में ही लोकेटेड है, वहाँ पर क्या है आपका कंबाइन किया जाएगा पर्ल फार्मिंग को विद फिश केज कल्चर। तो 2 in 1 अप्रोच सरकार फॉलो करेगी कि समझ रहे हो इससे क्या होता है, दो चीज़ें लगाएंगे, फिश भी होगी, देखो ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री तो उठ ही रही है फिशरीज़ की भी, पर पर्ल भी लगाएंगे तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल टी वर्कर्स फाइल फॉर्मल कंप्लेंट बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 24 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो आर्टिकल 24 आपका क्या है, बेसिकली ILO का। सो इसमें ना आपके जो भी वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स ग्रुप होते हैं, वो ना कंप्लेंट या रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं ILO के साथ कि अगर ILO का कोई भी रूल है जो कंट्री नहीं फॉलो कर रही है, सरकार नहीं फॉलो कर रही है, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 24। ILO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से। इनका गोल क्या है, लेबर राइट्स की तरफ काम करना। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हेडक्वार्टर्ड है। 187 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसमें क्या है, ये आपका इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स सब मिलके पॉलिसीज शेप करते हैं। और 1946 में ये आपकी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था, मतलब UN के एम्बिट के अंदर आ गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 में। नेक्स्ट है IEA यानी कि आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2026 उन्होंने दिया है, जिसमें इंडिया रैंक्ड अमंग लीडिंग मीथेन एमिटर्स फ्रॉम कोल ऑपरेशंस विद 2.2 मिलियन टन्स रिलीज्ड इन 2025। तो उनकी ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट उन्होंने आपके सबमिट की है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो अपने NDCs के अंतर्गत UNFCCC को दिया है ना डेटा, वो गलत है, आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और आप या तो मीथेन डेटा ढंग से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा है। और मीथेन देखो हमने पहले भी किया था कुछ क्लासेस में आपके पिछले महीने की, कि बहुत आपकी इवन की कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ख़राब गैस है, क्योंकि ये ज़्यादा आपका हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएगी एज़ कम्पेयर टू योर CO2 यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड से भी ख़राब है। देन अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई है आपकी जो रिपोर्ट है उसमें। तो IEA ने एस्टिमेट किया है दैट अप टू 70% ऑफ मीथेन एमिशंस फ्रॉम कोल माइंस कैन बी कैप्चर्ड और रिड्यूस्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ऑब्वियसली सरकार को वो लगानी चाहिए। और 150 कंट्रीज़ ने ग्लोबल मीथेन प्लेज को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें उनको कमिट किया है उन्होंने टू 30% ग्लोबल रिडक्शन बाय 2030। एंड इंडिया ने लेकिन अभी ये साइन नहीं किया है, उनको करना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए मीथेन को कैप्चर करना भी एक हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। इसको बेसिकली ना कैप्चर कर लिया जाता है मीथेन को, जिसको कोल्ड मेल बेड मीथेन या कोल माइन मीथेन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपका बेसिकली मीथेन को कैप्चर किया जाता है, उससे एनवायरनमेंट भी आपका सही होगा और उसको ना फिर एज एडिशनल एनर्जी सोर्स आपका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मीथेन बनती है ना उसको पाइप्स के थ्रू आपके कोल बेड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट है 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक इसमें 157 आया है 180 कंट्रीज़। तो इसी रैंक पे हम ऑलमोस्ट रहते हैं, पर ऑब्वियसली बेटर होना चाहिए, जर्नलिज्म तो फ्री होना चाहिए ना, कि बिल्कुल फ्रीली वो अब बता सकें कि एक्चुअली सोसाइटी में क्या हो रहा है। सो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आपकी रिलीज़ करती है और इस बार का रिपोर्ट बहुत बुरा है। वो कहते हैं 25 ईयर लो स्कोर रहा है सारी कंट्रीज़ में। बहुत आपकी कंट्रीज़ में इस टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अगर हम जर्नलिज्म की बात करें।
सो हिस्टोरिक डिप है 25 ईयर्स में पहली बार 52.2% कंट्रीज़ में सीरियस इश्यूज़ हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड, प्रेस से रिलेटेड। टॉप परफॉर्मर्स देख लेते हैं तो नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे रहा है, नेदरलैंड सेकंड, एस्टोनिया थर्ड, डेनमार्क फोर्थ, स्वीडन फिफ्थ। बॉटम पे आपके एरिट्रिया है 180th पे, देन नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान एंड साउथ अरेबिया। देन आपके ट्रेंड्स क्या रहे हैं इस बार, ये देखा गया है कि जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, वो अपने नेशनल लॉज को गलत तरीके से यूज़ कर रही है। आपके जो भी जर्नलिस्ट हैं जो एक्चुअली में सच्चाई दिखा रहे हैं उन पर गलत लॉज लगाए जा रहे हैं, सेडिशन लॉज लगाए जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और मिडिल ईस्ट को सबसे डेंजरस रीजन बताया गया है। चलिए इंडिया का देख लेते हैं तो 157th प्लेस है हमारा 2026 में। पिछले साल ये 151 था, उससे पहले 159, तो यही रहते हैं, लेकिन गिर गए हैं हम पिछले साल से नीचे। देन ये रिपोर्ट बेसिकली क्यों हमारा रैंक ये है, हमारा वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट बहुत हाई है, ये तो देखो हमें भी पता ही है। देन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया ओनरशिप एंड इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट विद द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट। और आपके हमारे जैसे सेडिशन लॉज हैं, एंटी टेरर लॉज हैं, यूएपीए हो गया, फिजिकल ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है जर्नलिस्ट की, और इवन की विमेन जर्नलिस्ट को भी नहीं, बहुत उनके साथ बुरा हो रहा है, तो इसके चलते ये रैंक हमारा कम आया है। देन इंडिया का रैंक देखिए इवन कि हमारे नेबर से भी नीचे है, पाकिस्तान का 153rd है, श्रीलंका का 134th, हमें 157 दिया है। चलिए मेथडोलॉजी क्या होती है, बेसिकली ये जो आपका रैंक आता है ना, ये 5 इंडिकेटर्स पे वो जज करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। तो इसमें आपका गुड होती है, जो ग्रीन कंट्रीज आएंगी, ग्रीन कार्ड, वो आपकी ग्रीन स्कोर वो मिलता है 85 से 100। देन येलो होता है 70 से 85, सेटिस्फैक्ट्री। ऑरेंज होता है 55 से 70 स्कोर, प्रॉब्लमैटिक। डार्क ऑरेंज 40 से 55, डिफ़िकल्ट। और डार्क रेड 0 से 40, वेरी सीरियस। और इस बार मेजर कंट्रीज आपकी वेरी सीरियस में आई है, हम भी वेरी सीरियस में ही रहते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 80th प्रेसिडेंट एनालेना बेयरबॉक्स 2026 विजिट टू इंडिया। तो यूएनजीए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और नाम याद रखना कौन प्रेसिडेंट है उनकी। सो एक तरह से ना वर्ल्ड का टाउन हॉल है, आपके पूरी यूनाइटेड नेशंस की जो मेजरली पॉलिसी सब कुछ डिसाइड होता है ना, इसी पे होती है। इसमें यूएन के जितने मेंबर्स हैं सारे 193 मेंबर स्टेट्स बैठते हैं और हर किसी का इक्वल वोट होता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको पूरी जनरल असेंबली जो बैठती है ना 193 मेंबर स्टेट्स, वहीं पे वो इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, और 1 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं और वही लीड करते हैं सारे सेशंस। फंक्शंस क्या हैं यूएनजीए के, डिस्कसिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अप्रूविंग द यूएन बजट, appointing the UN Secretary General and electing non-permanent members to the Security Council। तो UNSC जो होता है ना, उसमें non-permanent members भी elect आपके UNGA करती है। नेक्स्ट है 2 इंडियन जर्नलिस्ट विन प्रेस्टिजियस 2026 पुलित्जर प्राइज फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ये जर्नलिज्म में ना सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है। किस किस को मिला है, आर के आनंद जी को एंड सुपर्णा शर्मा जी को। किस कैटेगरी में, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में। और ये अलॉन्ग विद नैटली ओबिको पियर्सन के साथ मिला है इनको। इनकी आपस में ना तीनों की एक स्टडी थी, प्रोजेक्ट था जो पब्लिश हुआ ब्लूमबर्ग में। प्रोजेक्ट का नाम है ट्रैप्ड। और इसमें बेसिकली क्या है, इन्होंने डिजिटल अरेस्ट के स्कैम नहीं आजकल देखा इंडिया में बहुत बढ़ चुके हैं, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है जो डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फंस गए। नेक्स्ट है हंटा वायरस आउटब्रेक रिपोर्टेड ऑन डच फ्लैग क्रूज शिप MV हॉन्डियस। तो यहाँ पे हंटा वायरस क्या है कि जूनोटिक वायरस है, मतलब जो आपको एनिमल्स से होता है, तो ये आपके रोडेंट्स होते हैं ना, रैट्स माइस से होता है। तो देखिए खुद की सेफ्टी के लिए मेरे को लगता है ये न्यूज़ ज़्यादा जाननी हमें ज़रूरी है। सो ये फैलता कैसे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के आपने इन्फेक्टेड रोडेंट को हाथ लगा लिया है, इनडायरेक्ट उसके यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलाइवा से। इससे क्या होता है, हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें आपकी लंग्स की डिजीज़ हो जाती है, आपको हार्ट में भी इफेक्ट आ जाता है। देन हेमराजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, तो उसमें आपकी किडनी फेलियर, हाई फीवर हो जाते हैं, तो बहुत खतरनाक है, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ डिफेंस प्रोडक्शन रीच्ड 1.54 लाख करोड़, रिकॉर्डिंग 174% राइज इन 1 डिकेड, while defense export growth rose to 23,622 करोड़, रिकॉर्डिंग 34 टाइम्स राइज इन 1 डिकेड। बहुत अच्छे नंबर्स हैं क्योंकि डिफेंस पर देखिए सरकार बहुत फोकस कर रही है। तो ये चीज़ हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बताई है नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 में, जो प्रयागराज में आपका हुआ है, May 5 को ये हुआ था। आपकी ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स, तो डिफेंस की प्रोडक्शन हमने देख ली है, 174% इंक्रीज़ हुई है, 1.54 लाख करोड़ हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स 23,622 करोड़ है, 34 टाइम्स इंक्रीज़ आपका देखा जा रहा है डिकेड, मतलब ये 10 साल से बता रहे हैं कि 10 साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है।
देन आपका 15,000 करोड़ यानी कि रफली इतना जो आपका 23,000 में से मेजर चंक आपका प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है एक्सपोर्ट्स का। देखिए गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ का बहुत हेल्प रहा है। बजट 26-27 में आपका 6,81,000 करोड़ डिफेंस को दिया गया है। देन इकोसिस्टम को आपके प्राइवेट प्लेयर्स को भी ला रहे हैं, एमएसएमईज को भी आपके रोल दे रहे हैं कि कंपोनेंट्स बनाइए, इंडिजीनियसली हम प्रोड्यूस करें डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स। और एक्सपोर्ट टारगेट भी, सो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट जो है आपका हमें 50,000 करोड़ अचीव करना है बाय 2029। Next है India achieves major breakthrough with second successful test of long-range hypersonic anti-ship missile from integrated test range on APJ Abdul Kalam Island located off the coast of Odisha। तो जो ये मिसाइल है इसने 1500 किलोमीटर दूर टारगेट पे जाके हिट किया है। स्पीड थी इसकी हाइपरसोनिक है तो काफ़ी स्पीड है, मैच 10 की इसकी स्पीड है, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इसकी स्पीड है। देन बिल्कुल जहाँ चाहिए था प्रिसीशन कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है, जहाँ वो करना चाहते हैं ना अटैक हिट करना चाहते हैं वहीं पे ये करती है। देन इस मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे DRDO की लेबोरेटरी हैदराबाद में उसने बिल्ड किया है, इंडियन नेवी के लिए बेसिकली ये बनाई गई है और 2 स्टेज मिसाइल है। सो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज़ करती है टू ट्रैवल एट इनक्रेडिबल स्पीड्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्स ₹1,476 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद फॉर 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है UIDAI एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी साइन 5-year MOU टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस ऑफ इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम। ऑब्वियसली आधार ही आइडेंटिटी है। सो MOU आपके श्री विवेक चंद्र वर्मा जो CEO हैं UIDAI के, और प्रोफेसर डॉक्टर SO जुनारे जो डायरेक्टर है NFSU के गुजरात कैंपस के, उनके बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट 2026 थॉमस कप का 34th एडिशन है हुआ है जो वर्ल्ड मेंस टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप का, वो हॉर्सेंस डेनमार्क में हुआ है, जिसमें आपका विनर रहा है चाइना। सो चाइना को ये 13th टाइटल उन्होंने ओवरऑल जीता है। रनर अप रहा है फ्रांस, तो फ्रांस को फर्स्ट एवर वो फाइनल में गए हैं एंड हम रहे हैं 3rd प्लेस पे, हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है थॉमस कप में। देन इससे पहले हमें गोल्ड मिला था 2022 में, अब हम सेकेंड टाइम ही ब्रॉन्ज मेडल, हमें कोई मेडल मिला है। नेक्स्ट है यूक्रेन्स मार्था कोत्स्यूक क्लिंचेस मेडन WTA 1000 टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2026 इन विमेन सिंगल्स। तो सिर्फ 23 साल की हैं, इन्होंने डिफीट किया है मीरा एंद्रीवा को जो रशिया से हैं, एंड जो मीरा एंद्रीवा है वो बल्कि वर्ल्ड नंबर 8 हैं, तो बहुत बड़ी विन है ये मार्था कोत्स्यूक के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हर साल May 3 को मनाया जाता है। UNGA ने इसे दिसंबर 1993 में इस्टेब्लिश किया था। क्यों इस्टेब्लिश किया था? उन्हें यूनेस्को की रिकमेंडेशन मिली थी 1991 में। May 3 क्यों चुना गया? क्योंकि एनिवर्सरी होती है डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोग। ये क्या है? ये एक फ्री प्रेस प्रिंसिपल्स की स्टेटमेंट है जो अफ्रीकन न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट ने मिलकर बनाई थी, और यूनेस्को सेमिनार नामिबिया में जब हुआ था 1991 में, उसमें इन्होंने ये पूरा आपका बताया था कि इसको लोगों को बताया था। सो उसके बाद उसी के मानते हुए यूनेस्को ने ही रिकमेंड किया कि आप इसी दिन को बना दीजिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड थीम क्या है 2026 का? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंटरनेशनल लेपर्ड डे, May 3 को मनाया जाता है। मार्च 2023 अभी ही कुछ साल पहले ही आपका इस्टेब्लिश किया गया है। देखो लेपर्ड का ना IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है ऑब्वियसली, यानी हमें बचाने की बहुत ज़रूरी है स्पीशीज़ को। आपका बेसिकली ये ऑफिशियली क्रिएटेड कब हुआ था? ड्यूरिंग इनॉग्रल ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस जो आपकी मार्च 2023 में हुई थी, उसी में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था May 3 को। देन इनिशिएटिव जो है आपकी बहुत सारी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके इसे लॉन्च करती है, इस दिन पे काम करती है, जैसे कि द केप लेपर्ड ट्रस्ट, पैंथरा, वाइल्ड कैट्स कंजर्वेशन अलायंस, एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एंड अरेबियन लेपर्ड फंड। चलिए आज लंबी क्लास थी, पर देखिए ज़रूरी न्यूज़ होती है, आजकल इतना टफ कंपटीशन हो चुका है कि कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं। सो पढ़िए और देखिए जितना कवर कर सकें करंट अफेयर्स उतना आप ही के लिए अच्छा रहता है।